नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश का इतिहास है, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यह मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, मध्य प्रदेश पुलिस और व्यापम की सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। दोस्तों, चूँकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो हम आशा करते हैं कि आप सभी आपके घर में सुरक्षित होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें और मास्क पहनें। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस स्लोगन को याद रखें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का सब्जेक्ट, जिसमें हम देखेंगे आज मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, इतिहास के बारे में कुछ फैक्ट हैं जिन्हें हमें जान लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि नॉर्मली जो इतिहास होता है उसे 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा हो गया मध्यकालीन भारत और तीसरा हो गया आधुनिक भारत। अगर प्राचीन भारत की बात की जाए तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1100 ईस्वी तक का जो समय है, जिसमें कि अगर हम मोटे मोटा आंकड़ा देखें तो जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर तो 1100 ईस्वी तक जो राजपूत वंश है वहाँ तक का जो समय है उसे हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत लेते हैं। इसके बाद में 1100 के बाद से लेकर तो 1857 की जो क्रांति हुई थी तब तक के समय को हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के रूप में पढ़ते हैं, तथा इसके बाद में 1857 की क्रांति से लेकर तो आज़ादी तक, जो कि 1947 तक की बात की जाए, 15 अगस्त 1947 तक, या वर्तमान समय तक की बात की जाए, जिसमें हम आधुनिक भारत के रूप में लेते हैं। तो दोस्तों, इतिहास को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी। तो दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 400 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। अब दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, तो इसके लिए हम एक डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों, मान लेते हैं कि मान लीजिए कि एक पृथ्वी है। क्योंकि पृथ्वी गोल होती है दोस्तों, तो इसे हम पहले तो 2 भागों में बांट लेते हैं। तो ये जो गोल हिस्सा है, पहले हम इसे पेंजिया के नाम से जानते थे। पेंजिया के नाम से इसको जानते थे। इसके बाद दोस्तों, ये जो पेंजिया वाला हिस्सा है, यह आगे चलकर इसके 2 हिस्से हो गए। तो जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम बोलते थे अंकारा लैंड। अंकारा लैंड। और दोस्तों, यह जो नीचे वाला हिस्सा है, जिसे कि हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं, और इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हमारा भारत है। तो दोस्तों, ये 2 हिस्सों में इसको बांट दिया गया। जो पूरा गोल हिस्सा था उसको हम पेंजिया के नाम से जानते थे, तथा फिर बाद में इसके 2 हिस्से हो गए। तो ऊपर वाले हिस्से को हम अंकारा लैंड तथा नीचे वाले हिस्से को हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते थे। और दोस्तों, ये जो बीच में खाली स्पेस दिख रहा है, यह समुद्र था, जिसे हम उस समय तेथिस सागर के नाम से जानते थे। टेथिस सागर के नाम से इसको जानते थे। और दोस्तों, ये वही टेथिस सागर है
जिसके स्थान पर आज वर्तमान में हमारा हिमालय स्थित है। तो दोस्तों आइए फिर से हम अपने नोट्स पर चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। अब इसके बाद में दोस्तों अगर बात की जाए कि आदि मानव की जो प्रारंभिक अवस्था है, जब आदि मानव ने अपना रहन सहन या जीना स्टार्ट किया था, तो वो कितने समय पूर्व की बात है, तो अगर हम देखें तो यह लगभग 8 करोड़ वर्ष पूर्व की बात हम मान सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अभी वर्तमान युग चल रहा है, जिसे हम प्लास्टोसियन युग या अभिन्यूतन युग बोलते हैं, तो यह आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व की बातें हैं। तो अब दोस्तों आइए हम इतिहास की ओर चलते हैं, और इतिहास में हम देखते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से हम इतिहास को कितने भागों में डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों अध्ययन की दृष्टि से हम इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला भाग है प्रागैतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसके कोई लिखित साक्ष्य हमें ना मिले हो। अब लिखित साक्ष्य ना मिले हो तो अगर इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो दोस्तों जो पाषाण युग है, पाषाण यानी पत्थरों वाला समय है, तो उस समय का जो इतिहास है उसे हम प्राग इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके हमें कहीं पर भी लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके बाद दोस्तों अब आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं आद्य इतिहास। तो आद्य इतिहास दोस्तों किसे बोलते हैं? तो दोस्तों आद्य इतिहास जिसके हमें लिखित साक्ष्य मिल गए परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता, या हड़प्पा सभ्यता को हम किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल वह काल जिसके साक्ष्य हमें मिले हो परंतु उन्हें पढ़ा ना गया हो। इसके बाद हम तीसरे भाग की ओर चलते हैं जिसे हम बोलते हैं इतिहास काल। ऐतिहासिक काल वह काल होता है दोस्तों जिसके हमें लिखित प्रमाण भी मिले हैं और उन्हें हमने पढ़ भी लिया है। अगर उदाहरण के तौर पर बात की जाए तो मौर्य काल के बाद का इतिहास, या फिर वैदिक युग के बाद का इतिहास, क्योंकि वैदिक युग के बाद में हमें हमारे वैदिक युग में हमारे वेद लिख लिए गए थे, जो चारों वेद है, जिसमें हम अगर स्रोत के रूप में जाने तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों इतिहास काल के बारे में भी आप सबको क्लियर हो गया होगा, जिसके हमें लिखित साक्ष्य मिल चुके हैं तथा उन्हें हम पढ़ चुके हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो वैदिक युग के बाद का समय। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और एक शख्स जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस जिसे हम इतिहास का पिता के नाम से जाने जाते हैं। अब ये जो हेरोडोटस थे यह एक यूनानी लेखक थे और यह यूनान के निवासी थे, और इनका संस्कृत में भी नाम, या संस्कृत भाषा में अगर इनका वर्णन मिलता है, नाम मिलता है, तो इनका संस्कृत में नाम हरिदत्त के नाम से इनका नाम का वर्णन मिलता है। और दोस्तों इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है इसका नाम है हिस्टोरिका, और इसी बुक के द्वारा जो विदेशी यात्री थे या इतिहासकार है उन्हें इतिहास की जानकारी उपलब्ध हो पाती है, सुलभ रूप से उन्हें इस चीज़ की जानकारी मिल पाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले व्यक्ति हैं सर अलेक्जेंडर कर्निंघम। सर अलेक्जेंडर कर्निंघम जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे और भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम भारतीय महानिदेशक भी इन्हें ही माना जाता है। दोस्तों यह 1871 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। इसके बाद में दोस्तों अगर बात की जाए कि वह पहले भारतीय कौन थे जिन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जो महानिदेशक बनाया गया था, तो वो थे राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्हें 1931 में भारतीय पुरातत्व विभाग का निदेशक बनाया गया था। अगले व्यक्ति हैं रॉबर्ट ब्रूस फुर्ट। इन्हें प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है। तो आगे और देख लेते हैं दोस्तों इतिहास के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ। आप सभी ने निग्रो जाति के बारे में सुना होगा। तो निग्रो जाति जो कि मध्य अफ्रीका की एक जाति है, जिसे पृथ्वी की प्रथम मानव जाति का दर्जा प्राप्त है, और
यही वह प्रथम जाति है जो सर्वप्रथम भारत आई थी। इसके बाद में अगली जाति की बात की जाए तो वह जाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड जो कि दक्षिण भारत की प्रथम जाति है, जो कि दक्षिण भारत में आकर बसने वाली प्रथम जाति है। इसके बाद में प्राइमेट या नरवानर, तो जो वर्तमान स्वरूप है मनुष्य का या मानव के प्राइमेट जाति का स्तनपायी माना गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारे मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। जिस सब्जेक्ट को हमने स्टार्ट किया है उसी सब्जेक्ट के बारे में अब हम पूरा गहराई से अध्ययन करेंगे। तो जो कि हमारा सब्जेक्ट है मध्य प्रदेश का इतिहास, तो मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात, मध्य प्रदेश के इतिहास और पुरातात्विक काल के प्रारंभ में प्राग ऐतिहासिक काल से ही मध्य प्रदेश का इतिहास माना जाता है। अर्थात दोस्तों, भारत के इतिहास के साथ साथ मध्य प्रदेश का इतिहास भी बहुत पुराना है, जो कि हम प्रागैतिहासिक काल से ही इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, मध्य प्रदेश को भारत में मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास का केंद्र माना जाता है। अब दोस्तों, ये बात क्यों कही गई? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा नर्मदा मानव के बारे में, या नर्मदा नदी के किनारे मानव का कंकाल मिला था। तो इसीलिए या इसी आधार पर मध्य प्रदेश को भारत में मानव सभ्यता और संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अब अगर मध्य प्रदेश के इतिहास की बात की जाए, जो कि प्रागैतिहासिक काल के से ही हम इसको प्रारंभ करेंगे, तो अगर देखा जाए कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रागैतिहासिक काल को इन्होंने 4 भागों में बांटा गया है। अब 4 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो भाग है वो है पूरा पाषाण काल। पाषाण काल या इसे को पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। तो जब से प्रागैतिहास शुरू हुआ है या प्रारंभ से लेकर तो 10,000 BC तक का जो समय है उसे हम पूरा पाषाण काल या पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में दोस्तों अगला जो कालखंड है उसे हम जानते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में, जिसमें कि 10,000 BC से लेकर 5500 BC तक का समय को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है नव पाषाण काल, जिसमें हमने 5500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक के समय के बारे में इसका अध्ययन करेंगे। और आखिर में हम करेंगे ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल जिसमें कि पत्थर और तांबे का एक मिश्रित धातु बनाया जाना प्रारंभ किया गया था, या दोनों चीज़ों से मिलाकर धातुएं बनानी स्टार्ट हो गई थी। मतलब इस समय तांबे की खोज कर ली गई थी और उसके बाद में तांबे के हथियार वगैरह चीज़ें बनाने स्टार्ट हो गई थी। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला बिंदु है मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दोस्तों, जैसे ही हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि पृथ्वी के 2 हिस्से हुए थे, जिसे अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड कहा गया है। फिर जिसमें कि हमने बोला था कि भारत जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और चूंकि मध्य प्रदेश भी भारत का ही एक अंश है, एक हिस्सा है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा घाटी क्षेत्र से भारत तथा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाषाणकालीन मानव सभ्यता व उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, जो कि नर्मदा घाटी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र से सबसे अधिक पाषाणकालीन अगर मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं या कुछ उपकरण मिले हैं तो वह कहाँ से मिले हैं? तो नर्मदा घाटी क्षेत्र से मिले हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं और अगला पॉइंट है अमरकंटक से होशंगाबाद जिले तक विस्तृत नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्तनपायी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। हम अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में मध्य प्रदेश दक्षिण व उत्तर भारत की सभ्यता, उद्योग, तात्कालिक हथियारों व औजारों का संगम स्थल रहा है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगला पॉइंट है 5 दिसंबर 1982 को सीहोर के हथनोरा में उत्खनन के दौरान मानव खोपड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने वर्णन किया था नर्मदा मानव का,
तो हथनोरा नामक जगह जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का एक क्षेत्र है, जहाँ से हमें मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई थी, जो कि अब तक की सबसे पुरानी मानव अवशेषों में गिनी जाती है और इसे हम वर्तमान में नर्मदा मानव के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के निकट भूतरा नामक स्थान में पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो मध्य प्रदेश के प्राचीन उपकरण था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सीधी, सागर, शहडोल, जबलपुर, रीवा तथा विशेषकर मालवा और निमाड़ का संबंध पूरा पाषाण काल स्थल से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश में अग्नि, कुंडाला, लोनार, वीला, दसान, बेतवा, वैनगंगा, चंबल, बेतवा, नर्मदा घाटी से पूरा पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। अब दोस्तों देखिए कि बेतवा, वैनगंगा, चंबल, नर्मदा, धसान, इन नदियों के नाम तो हम सामान्य रूप से सुनते हुए आए हैं, इसलिए हमें पता है कि एक नदी घाटी वाला क्षेत्र की बात की जा रही है। लेकिन अभी आपको नई चीज़ जानने को मिलेगी, जिसमें हम देखते हैं कि अग्नि, कुंडाला, लोनार, वीला, धसान, तो ये जो क्षेत्र हैं ये भी एक नदी घाटी क्षेत्र ही है, जिसका संबंध किससे है, तो पूरा पाषाणकालीन स्थल से इनका संबंध है। अब दोस्तों हम कुछ स्थल और उनके सर्वेक्षणकर्ता के बारे में जानेंगे। तो आइए, सबसे पहले शुरुआत की जाती है नर्मदा घाटी क्षेत्र की। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र जिसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज HD सांकलिया जी, मैक्राउन तथा BR जोशी ने इसकी खोज की थी। अगला स्थल है चंबल घाटी का क्षेत्र, इसकी खोज VS वाकणकर ने की थी। और दोस्तों ये VS वाकणकर जिनका जन्म मध्य प्रदेश के नीमच जिले में हुआ था। अगली घाटी क्षेत्र की ओर चढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों सोन घाटी क्षेत्र। सोन घाटी क्षेत्र जिसके खोजकर्ता कौन है, तो निसार अहमद इसके खोजकर्ता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और अगला सर्वेक्षण स्थल है ग्वालियर। ग्वालियर जिसकी खोज PB लाल द्वारा की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला स्थल है रीवा और सतना। रीवा और सतना इन क्षेत्रों की खोज किन्होंने की थी, तो इन क्षेत्रों की खोज G शर्मा ने की थी। और अंतिम स्थल है मंडला। तो मंडला इसकी खोज किसने की थी, सुपेकर जी ने की थी। तो दोस्तों आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करेंगे कि आपको यह लेक्चर पसंद आएगा। आपको यह लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहा तो हम मध्य प्रदेश के इतिहास की सीरीज को पूरा करेंगे। आप अपने जो विचार है वो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।